लास्ट क्लास यहां से स्टार्ट करा था कि अपन सब्सटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो सब्सटेंस पोलर होगा या फिर क्या होगा, नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस का मतलब क्या था? पोलर सब्सटेंस का मतलब था कि हर मॉलिक्यूल का पहले से डायपोल मोमेंट होता है तो उसको पोलर सब्सटेंस बोलते थे। नॉन पोलर सब्सटेंस का मतलब था कि मॉलिक्यूल के पास पहले से कोई डायपोल मोमेंट नहीं है तो उसको नॉन पोलर बोला था। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा था कि मान लीजिए पोलर सब्सटेंस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। मैंने ये एक मॉलिक्यूल लिया, पोलर सब्सटेंस है, इसका मतलब मॉलिक्यूल खुद का डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट इधर है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा और ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, ये फोर्स ऐसे और ऐसे लगेंगे तो इसके कारण ये ऐसे घूम जाएगा, तो यानी ये जो मॉलिक्यूल है इसका डायपोल मोमेंट जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल के साथ हुआ, ऐसा ही हर मॉलिक्यूल के साथ हो रहा होगा। ठीक है, तो पोलर जब भी सब्सटेंस तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फाइनली ऐसा कुछ बन जाएगा कि इस सतह पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस सतह पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा था कि नॉन पोलर सब्सटेंस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या होगा। नॉन पोलर सब्सटेंस का मतलब मॉलिक्यूल खुद के पास पहले से कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, और मॉलिक्यूल खुद के पास अगर डायपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट जीरो है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे, इधर देखें, ये बताओ ये सब्सटेंस है तो इस सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट कितना है? जीरो कि नॉन जीरो? जीरो। पर एक मॉलिक्यूल का जीरो है कि नहीं है? एक मॉलिक्यूल का जीरो नहीं है, पर सब्सटेंस का जीरो। सब्सटेंस का इसलिए जीरो क्योंकि हर मॉलिक्यूल का ऐसे रैंडम डायरेक्शन में। क्या बोला, पल्ले पड़ा? यहां पे नॉन पोलर के केस में क्या है, क्या सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट जीरो है कि नहीं है? बोलो भाई, है। और मॉलिक्यूल का भी कितना है? जीरो। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब जैसे इसको बाहर वाली फील्ड में रखते हो, बाहर वाली फील्ड में रखते हो तो जो एटम है या मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर जो है वो एक जगह ना रह के डिस्प्लेस हो जाते हैं, और डिस्प्लेस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये डायपोल जनरेट हो गया। पहले से कोई डायपोल मोमेंट था नहीं, अब डायपोल मोमेंट आ गया मॉलिक्यूल के पास जैसे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। ठीक, तो फाइनली चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद सब्सटेंस ऐसा ही बिहेव करेगा। ठीक, आगे इसके बाद अपन ने देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब था कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है तो वो सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर वाली फील्ड से कम हो सकती है। ठीक है, और जब सब्सटेंस के अंदर फील्ड बाहर वाली फील्ड से कम होगी तो ये जो रेशो है बाहर वाली फील्ड अपॉन अंदर वाली फील्ड, बाहर वाली फील्ड अपॉन अंदर वाली फील्ड, इस रेशो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से लिखते थे या फिर एप्सिलॉन आर से लिखते थे। क्या ये पढ़ाया था? अच्छा, यहां पे ये सारे इसी पे क्वेश्चन करे थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फिर ये ध्यान रखना था कि जो अपन ने मटेरियल इंसर्ट करा है, जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा है, इस डाइलेक्ट्रिक की इस सतह पे कितना चार्ज होगा, इस सतह पे कितना चार्ज होगा, क्या ये बताया था? देन आगे इसके बाद ये भी उसी पे क्वेश्चन था। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे देखा था कि अपन ने अगर कैपेसिटर के अंदर मटेरियल डाल दो, डाइलेक्ट्रिक डाल दो, कैपेसिटर के अंदर अगर तुम डाइलेक्ट्रिक डाल दो, पूरा कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से भर दो, तो अगर यह हवा होती इसकी जगह या वैक्यूम होता तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कितना होता? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जैसे डाइलेक्ट्रिक डालोगे, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता था? कितना हो जाता था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इनटू के या एप्सिलॉन आर। सही है क्या? के और एप्सिलॉन आर दोनों के दोनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है। इसको एक और नाम बोलते थे, क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों चीजें सेम है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों चीजें सेम है। ठीक, आगे हाँ, ये एक चीज यहां पे ध्यान रखनी थी। वैक्यूम के लिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, कंडक्टर के लिए कितना होगा? अनंत। कंडक्टर के लिए कितना होगा? अनंत। कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारा अनंत है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कभी 1 से कम हो सकता है? 1 से कम होने वाला नहीं है, 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। 1 मतलब वैक्यूम। ठीक, अगला
इसके बाद देखा था कि अगर मान लो कैपेसिटर को पूरा ना भर के कोई रीजन में भरा बीच में, ठीक है, पूरा ना भर के किसी बीच में इस रीजन में भरा, इस रीजन में भरा, तो क्या इसका कैपेसिटेंस निकाले थे? कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी में से क्या घटा दो जितने में वो भरा हुआ है, तो डी माइनस टी, प्लस क्या जोड़ दोगे? टी बाय एप्सिलॉन आर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन उसी पे कराया था जस्ट। फिर ये देखा था कि मान लो यहां पे दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरे हुए हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 और 3 है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। अब ये कांस्टेंट से मतलब ये लिखते ही समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का मतलब बाहर वाली फील्ड इसमें आधी होगी, बाहर वाली फील्ड इसमें जाती कितनी होगी? आधी। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का मतलब क्या है? बाहर वाली फील्ड इसमें कितनी हो गई? 3 गुना। कब? क्या बोला? पल्ले पड़ा? बाहर अगर ई नोट थी तो इसमें ई नोट बाय 3 हो गई। क्या पल्ले पड़ा? ठीक है। देन अच्छा, ये अपन ने सॉल्व कैसे करा था? इसको एक अलग कैपेसिटर मान लिया, इसको एक अलग कैपेसिटर मान लिया, दो रीजन अलग अलग बन गए। और ये दोनों कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करा था। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करा था। इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताई थी, क्या यहां पे देखो, यहां पे कितने मीडियम भरे हुए हैं? चार मीडियम भरे हुए हैं। पर चारों मीडियम में देखो तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये आपस में किसमें? पैरेलल में। क्या ये और ये पैरेलल है? बोलो भाई, ये और ये आपस में पैरेलल? ये और ये आपस में पैरेलल? क्यों नहीं है पैरेलल? क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम नहीं है। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये सीरीज में, ये सीरीज में, और ये आपस में पैरेलल में। अरे यहां दो डायग्राम बना के दिखाया था, ये याद है क्या? अब डाइलेक्ट्रिक पे आगे चलते हैं, इसी पे। इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इधर देखें। मान लो ये एक मेटल स्फेयर है और ये एक होलो स्फेयर है ऐसे। क्या ये कैपेसिटर नजर आ रहा? इसकी रेडियस कितनी है? बोलो भाई, इसकी रेडियस कितनी है? ये बीच वाले रीजन में क्या एनर्जी स्टोर होगी? ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस जल्दी से बताओ, इसका कैपेसिटेंस कितना होता था? ये पढ़ाया हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। क्या ऐसा पढ़ाया गया था? ये तो अगर बीच में वैक्यूम है तो इसका कैपेसिटेंस ये है। अब मैंने क्या करा? बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। क्या भर दिया? डाइलेक्ट्रिक। तो जब कैपेसिटर में क्या डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है? हाँ कि ना? ये डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है। अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है इसका मतलब मैं कैपेसिटेंस क्या लिख पाऊंगा यहां पे? जल्दी बताओ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये तो एयर वाला N2 एप्सिलॉन आर या के, क्या यही हो जाएगा? तो कैपेसिटेंस फिर से क्या हुआ है? बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो ये क्वेश्चन यही था सिंपली कि इसमें पहले यहाँ पे वैक्यूम था, फिर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो बताओ नया कैपेसिटेंस कितना होगा? क्या ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, ये खुद से करो जल्दी, फटाफट बताओ। ये करो, ये बोल रहा है देखो, 3 गोला है। एक गोला ये मेटल स्फेयर, एक ये और एक ये। बीच में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भर दिया, यहाँ डाइलेक्ट्रिक भर दिया, यहां एक मीडियम भर दिया, यहां एक मीडियम भर दिया। तो कितने कैपेसिटर बन गए? बोलो भाई, 2। कितने बन गए? 2। तो ये बाहर वाला नहीं मान रहा, मैं यही मान रहा हूं। ठीक है, तो ये इधर देखें, ये C1 मान लेता हूं, ये C2 मान लेता हूं। ठीक है, ये C1 और ये C2 है। तो बताओ जल्दी से C1 और C2 की वैल्यू कितनी कितनी होंगी? ये रेडियस ले लेना, A, B और C, इनके के दिए हुए। जल्दी से लिख दो फटाफट एक्सप्रेशन।
जल्दी लिखो, क्या कर लिए क्या? जवाब ही नहीं, क्या कर लिए क्या? C1 बताओ, C1 कितना होगा, जल्दी बताओ C1। अगर वैक्यूम होता तो कितना होता? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। क्या यही होता? अब पूरे में मीडियम भर दिया, मतलब वो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका K कितना है? 2। अरे सही है। अच्छा C2 लिखो, C2 जल्दी बताओ, C2 कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन C माइनस A इंटू क्या 3 हो जाएगा? C माइनस बी, हाँ ऑब्वियसली C माइनस बी। क्या ये समझ में आया? और ये C1 और C2 किस में? देखो ये C1 यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस वोल्टेज से स्टार्ट हो रहा है, ये किसी और पे गया, फिर ये यहां से यहां गया, ये किस में? सीरीज में। ये ऐसे जुड़े हुए हैं। क्या ये समझ में आया? C1 ये रहा, C2 ये रहा, C इक्विवेलेंट बताओ जल्दी से। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये सीरीज में कैसे, ये समझ में आ रहा? अरे ये इस वोल्टेज से स्टार्ट हुआ, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर जो है वो इस वोल्टेज से स्टार्ट हुआ, इस वोल्टेज पे खत्म हो गया। दूसरे वाला इस वोल्टेज से स्टार्ट हुआ, किसी तीसरे पे खत्म हुआ। क्या बोला, पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आया? ठीक है, आगे ये देखें। अब नेक्स्ट इधर सुनो, टॉपिक अभी पढ़ो मत, 1 मिनट इधर देखो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। मान लो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर ये 4 मीडियम भर दिए। कितने मीडियम भरे? 4। उधर देखो, कुछ मत देखो, मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूं उसका जवाब देना, सिंपल। इधर देखो, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर अपन ने 4 मीडियम भर दिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये एरिया A था और ये दूरी D थी, तो क्या ये C1 लिख पाओगे? अरे ये वाला एक मीडियम, ये कैपेसिटर बन गया अलग से, क्या ये C1 लिख पाओगे? कितना लिखोगे जल्दी बताओ? C1 लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A कितना? A/4। मैं मान रहा हूं कि चारों बराबर बराबर भरे हैं, तो A/4 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A/4 अपॉन D, क्या D ही होगा? ये तो वैक्यूम होता तो इनटू K1 या 1 जो भी था। अरे सही है, ये C1 आ गया। ऐसे ही C2 लिखो, एप्सिलॉन नॉट A/4 अपॉन D इंटू K2, क्या यही होगा? एंड C3 C4 ये तुम लिख सकते हो। अच्छा, अब ये देखना, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, देखो C1 कहां से स्टार्ट हो रहा है? इस पॉइंट से। क्या ये पॉइंट का पोटेंशियल ये अलग अलग है कि सेम? क्यों सेम है? क्योंकि ये मेटल प्लेट है और मेटल पे सेम पोटेंशियल होगा। तो यहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम पोटेंशियल से ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं और सेम पोटेंशियल पे खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये सारे कैपेसिटर किस में? पैरेलल में। किस में है? पैरेलल में। ये समझ में आया? तो अगर मेरे को इसका C इक्विवेलेंट निकालना हो, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे जल्दी बताओ? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ऐसे अभी यहां पे मैंने कितने मीडियम डिवाइड करे? बोलो भाई, 4। अब सुनना, इसको 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100, 200, 500, ऐसे 500 अलग अलग मीडियम भर दिए, ऐसे छोटे 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 500 अलग। क्या करोगे? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, ऐसे कितनी बार? 500 बार। अरे ऐसे जोड़ोगे। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, देखना ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इधर देखो, सुनो, ये क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर मीडियम भरा हुआ है, पर जो मीडियम भरा हुआ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बदल रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। वो कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बदल रहा है। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल रहा है। अब देखो, ये कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इस तरह बदल रही है। किस तरह बदल रही है? देखो, जैसे जैसे y बढ़ेगा, क्या k बढ़ता जाएगा? यानी जैसे जैसे y बढ़ेगा, k बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब, ध्यान सुनना, इसका मतलब यहां पे अगर मैं छोटा सा ये कैपेसिटर बनाऊं,
ये, और यहां पे एक छोटा सा ये कैपेसिटर बनाओ। दोनों में से किस जगह का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है? ऊपर वाले का। हाँ कि ना? मैं मान रहा हूं कि दोनों का एरिया, अब सुनना एक मिनट, ये ध्यान से सुनना, इसको फील करो, इधर सुनो। जैसे ये पैरेलल प्लेट है, बीच में मीडियम भरा हुआ है, मीडियम ऐसे देखो, देखो ये 3D में दिखा रखा, देखो मीडियम जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है। हाँ कि ना? ये इसने एक छोटा सा कैपेसिटर लिया, देखो ये समझ पा रहे हो? ये ऐसे ऐसे पीछे जाएगा, फिर वापस ऐसा आ जाएगा। तो इस कैपेसिटर का एरिया क्या होगा? इस कैपेसिटर का एरिया क्या होगा? कौन सा इंटू कौन सा करोगे तो एरिया आएगा? ये इंटू ये। हाँ कि ना? अब कैपेसिटर का एरिया तो यही होगा। पल्ले पड़ा क्या? कितनों को समझ में आया? तब सुनना, मान लो ये दोनों कैपेसिटर जो लिए बराबर एरिया के, तो बताओ कैपेसिटेंस किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? ऊपर वाले का। क्यों ऊपर वाले का ज्यादा है? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऊपर वाले का ज्यादा है। अरे मेरे जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्या ये समझ में आ रहा? तो इसका मतलब यहां ऐसा मान सकता हूं कि भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं, हर बार जैसे dy ऊपर गया कैपेसिटर बदल गया, फिर dy ऊपर गया कैपेसिटर बदल गया, फिर dy ऊपर गया कैपेसिटर बदल गया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे अनंत कैपेसिटर लगे हुए, और हर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। अच्छा, वो सारे जो अनंत कैपेसिटर लगे हुए किस में लगे हुए हैं? सीरीज में कि पैरेलल? बोलो भाई, पैरेलल में। तो अगर मेरे को इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है, इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, कि कैपेसिटेंस है कितना इसका ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? किसी एक का लिखूंगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, ऐसे कितने हैं इसमें? ऐसे कितने कैपेसिटर हैं इसमें? अनंत, छोटे 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 अनंत कैपेसिटर बनेंगे, और सबको जोड़ना मतलब इंटीग्रेट कर दोगे। अनंत बार जब भी कोई चीज जोड़नी होती है छोटी छोटी छोटी, क्या इंटीग्रेट ही करते हो? अब सुनना, एक छोटे से का लिखता हूं, देखो ये दिखा रखा है यहां छोटे सा, देखना यहां से y दूरी ऊपर गया, और ये छोटा सा कैपेसिटर ले लिया मैंने। अब ये दूरी सुनना, ये दूरी d है, मैं मान रहा हूं प्लेट की ये वाली दूरी भी d है, या कुछ और नाम ले लेते हैं, इसका क्या नाम ले, l ले लेते हैं। ये कितनी है? अरे प्लेट ऐसे रहेगी तो ये कितनी है? बोलो भाई, l। और ये कितनी है? d। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, और ये l। क्या समझ पा रहे हो? तो बताओ इसका एरिया क्या लिखोगे? छोटा सा कैपेसिटेंस लिख रहा हूं, डीसी, छोटा सा कैपेसिटेंस, छोटा सा कैपेसिटेंस क्या लिखोगे? देखना, एप्सिलॉन नॉट ए कितना? बोलो भाई, एल इंटू डी वाई। क्या ये लिखोगे? कोई जवाब नहीं। क्या ये समझ में आया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी? डी। क्या ये समझ में आया? हाँ कि ना? ये तो अगर वहां पे वैक्यूम होता तो ये होता। अब वहां पे मीडियम भरा हुआ, तो मीडियम का के कितना है? यहां का के, यहां का के क्या 2y + 1 ये हो जाएगा? ये इस छोटा सा कैपेसिटेंस है। टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि जोड़ना मुझे डीसी 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 जोड़ना है। क्या पल्ले पड़ा? 1/dc इंटीग्रेट करूं कि डीसी इंटीग्रेट करूं? किस में कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। और पैरेलल में कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं? C1 + C2 + C3। तो डीसी इंटीग्रेट करूंगा। क्या समझ में आया? बताओ जल्दी से। यहां पे जो जो कांस्टेंट है देखना, डीसी का इंटीग्रेशन हो गया C, यहां पे जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, L कांस्टेंट, D कांस्टेंट, अंदर क्या बचा? 2y + 1 × dy। y कहां से कहां तक? 0 से L, 0 से L तक। क्या समझ में आया? 0 से L, L ये वाली L है, यानी प्लेट मैंने स्क्वायर प्लेट ली है। कैसी प्लेट ली है? स्क्वायर। ये भी L है, ये भी L है, ठीक है। अब क्या इसको इंटीग्रेट कर लोगे? अब ये तुम्हारे लिए छोड़ दूं, ये इंटीग्रेट कर लोगे? ये क्या हो जाएगा? 2y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
वाई स्क्वायर बाय 2 उड़ गया, वाई स्क्वायर क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई। ये समझ में आ रहा, ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस वाई, लिमिट पटकोगे तो बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल। ये समझ में आया। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट एल बाय डी इनटू एल स्क्वायर प्लस एल, ये आंसर है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? कितनों को समझ में आया? ठीक है, अगला देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये खुद से ट्राई करोगे। चलो एक मिनट इधर देखो, मान लो इधर देखो, मान लो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर ये 3 मीडियम भरे हुए हैं। कितने मीडियम भरे हुए हैं? जवाब दो, कितने मीडियम भरे हुए हैं? 3। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस पूछूं तो इसका C1 मान लेता हूं, इसका C2 मान लेता हूं, इसको C3 मान लेता हूं। ये C1 C2 C3 किस में? बोलो भाई, सीरीज में। क्या C1 C2 C3 लिख सकते हो? C1 बताओ, C1 कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A कितना? क्या ए ही होगा? A बाय डी कितना? क्या D बाय 3 हो जाएगा? इनटू K की जगह K1। हाँ कि ना? अरे इसको K1 बोल देता, इसको K2 बोल देता, इसको K3 बोल देता। समझ में आया क्या? C2 बताओ, C2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय 3 इंटू K2। C3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय 3 इंटू K3। क्या ये पल्ले पड़ा? अब मुझे अगर C इक्विवेलेंट निकालना है, C निकालना तो कैसे निकालोगे? ये तीनों किस में? सीरीज में। C1 C2 एंड C3 तीनों सीरीज में दिख रहे हैं। C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे जल्दी बताओ? 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। क्या C1 C2 C3 की वैल्यू पटक दोगे तो यहां पे आ जाएगा? अब यहां सुनना एक मिनट, यहां डाइलेक्ट्रिक कैसे वेरी कर रहा है? यहां देखो, यहां कितने मीडियम लिए मैंने? 3। डाइलेक्ट्रिक कैसे वेरी कर रहा है? यहां 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर अगर मान लो ऐसे और बढ़ता जाओ तो देखना, कुछ K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10, ये सारे किस में होंगे? बोलो भाई, सीरीज में। हाँ कि ना? अब इसी पे ये क्वेश्चन है, करो, ये करो, खुद से करो। खुद से ट्राई करो जल्दी से। कौन? हमेश और शोभदान, ठीक है। बाहर है तो बाहर खड़े रहो, क्या करूँ अब?
नहीं पढ़ना तो मैं जबरदस्ती कहां से पढ़ा दूं, इतनी लोड मैं लेता नहीं, देखो सिंपल सी, पिछले साल तक 2 साल तक ले लिया मैं, बहुत था। पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। कहां था, खड़ा 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 फटाफट खड़ा, तो गेट गेट उठा फटाफट, गेट उठा बाहर जा। हाँ इधर देखो, अरे इसमें इधर देखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे वेरी कर रहा है, एक्स के साथ कि वाई के साथ, जवाब दो। एक्स के साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब मान लो मैंने कैपेसिटर ऐसा ले लिया, मान लो ऐसा कैपेसिटर ले लिया, क्या इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर जगह सेम होगा? क्या इसमें हर जगह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, हाँ कि ना? तो इसका मतलब मेरे को कैपेसिटर, जो छोटा सा कैपेसिटर है वो ऐसा लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो कैपेसिटर कैसा लूंगा, छोटा सा, ऐसा ऐसा, ये ठीक है सर। ऐसा क्यों लिया, इसका क्या फायदा? इसका ये फायदा है कि ये सारे के सारे टुकड़े जो हैं, ये पूरा का पूरा टुकड़ा यहां से x दूरी पे, ये जो पूरी पट्टी है, ये पूरी की पूरी पट्टी x दूरी पे, इसका मतलब इस पूरे पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो सेम होगा। ये कैसा लिया है, ये समझ में आ रहा? अब इसका छोटे से का कैपेसिटेंस लिखो, देखो ये x है तो ये कितना होगा, ये x है तो ऑब्वियसली ये जो दूरी होगी ये dx होगी, कितनी होगी, dx। तो बताओ इसका जल्दी से इसका कैपेसिटेंस लिखो फटाफट, डीसी छोटा सा कैपेसिटेंस, जल्दी फटाफट इसका कैपेसिटेंस लिखो, इस पट्टी का क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट। एक ही जगह क्या पूरा एरिया आएगा या कुछ एरिया आएगा, क्या पूरा एरिया ए ही आएगा, अपॉन डी, डी कितना, डी कितना, dx, ये समझ में आया? इनटू इसका k, k कितना, k कितना, 2x प्लस 1, क्या ये समझ में आया? तो ये छोटा सा कैपेसिटेंस आया। अब ऐसे हर छोटे 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 कैपेसिटेंस जोड़ने पर ये सारे के सारे किस में होंगे, जवाब दो, सीरीज में, ये सारे के सारे सीरीज में होंगे। और सीरीज में इसका मतलब मैं डायरेक्ट डीसी जोड़ूं कि 1/dc जोड़ूं, 1/dc, डीसी नहीं जोड़ोगे, डीसी जोड़ोगे तो पैरेलल में होते, तो सी 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 जोड़ते, ठीक है। तो मेरे को अगर मान लो सी इक्विवेलेंट निकालना, तो सी इक्विवेलेंट मतलब कैसे निकालोगे, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा 1 इंटीग्रेशन 1/dc, 1/dc 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 1/dc, कैसे जोड़ोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू पटक दो जल्दी से, बताओ यहाँ पे कितना आ गया, इंटीग्रेशन 1/dc, 1/dc मतलब इसका उल्टा, इसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट a 2x प्लस 1, क्या ये समझ में आया? इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/एप्सिलॉन नॉट a बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन के क्या बचा, dx अपॉन 2x प्लस 1। ये इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन लीनियर लिखा है, dx अपॉन लीनियर, लीनियर का 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln डब्बा, अरे 1 अपॉन डब्बा लिखा है, 1 अपॉन डब्बे का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln डब्बा। तो इसका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन होगा ln 2x प्लस 1 अपॉन डब्बे का डिफरेंशिएशन 2, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। क्या समझ में आया? लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से x की लिमिट 0 से d तक, 0 से d तक। क्या ये पल्ले पड़ा, क्या ये पल्ले पड़ा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहां से, ये रुको एक मिनट इसको,
क्या लिमिट पटक दोगे? अरे लिमिट पटक दोगे? x की जगह पहले क्या पटकना है? d, और फिर x की जगह क्या पटकना है? 0। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है दो कैपेसिटर C1 और C2, दो कैपेसिटर C1 और C2 जिनके कैपेसिटेंस 2 फेरेड है, हर किसी का कैपेसिटेंस 2 फेरेड है, इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है एक 10 वोल्ट की बैटरी से, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? एक डाइलेक्ट्रिक K इक्वल टू 2 का इंसर्ट कर रहे हैं C1 में। C1 में K इक्वल टू 2 का डाइलेक्ट्रिक अपन इंसर्ट कर रहे हैं। इसका कैपेसिटेंस पहले कितना है? बोलो भाई। और जैसे इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो इधर सुनो, कह रहा है चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर, बोथ द कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? देखो पहले चार्ज निकालते हैं, बाद में चार्ज निकालते हैं। सॉल्यूशन इधर सुनो, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं। बिफोर इंसर्शन, डाइलेक्ट्रिक अंदर डालने से पहले चार्ज कितना कितना होगा? एक मिनट सुनना, डाइलेक्ट्रिक पहले अंदर नहीं डाला तो इसका कैपेसिटेंस 2 है, इसका भी कैपेसिटेंस कितना है? 2। यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ा कितना, तो घटेगा भी कितना? तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या सेम घटेगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? बताओ इसके अक्रॉस कितना घट जाएगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 5 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। क्या इन पे चार्ज आ गया? कितना आया चार्ज, जल्दी बताओ। अरे चार्ज कितना आ गया, जल्दी बोलो। C इंटू डेल्टा वी, C इंटू डेल्टा वी, क्या 10 कूलम आ गया? 10 कूलम, हाँ, क्योंकि वो फेरेड में दिया है, वोल्ट में दिया है, तो ये कूलम में आएगा। ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट में आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या होगा, जल्दी बताओ। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? जवाब दो। ये C था, इसमें डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या K टाइम्स हो जाएगा? और K की वैल्यू कितनी है? 2, तो C की वैल्यू अब 4 हो जाएगी। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो ये बन गया ऐसा सर्किट डायग्राम, अब ये बन गया ऐसा। ठीक, अब यहां सुनो वापस से, चार्ज बताने सब पे, तो इधर देखो, यहां से यहां पे गए तो पोटेंशियल कितना बढ़ा, तो घटेगा भी कितना? तो इनमें 10 ड्रॉप कराना है, 10 वोल्टेज ड्रॉप कराना है। क्या यहां कितना ड्रॉप होगा, यहां कितना ड्रॉप होगा, बता सकते हो? यहां ड्रॉप होगा V1, यहां ड्रॉप होगा V2, तो V1 और V2 की वैल्यू बताओ। V1 कितना और V2 कितना, जल्दी बताओ। क्या ये सीरीज में लगे हुए? सीरीज मतलब फॉर्मूले कौन से लगेंगे? पैरेलल वाले, हाँ कि ना? सीरीज में हमेशा खड़ा हो फटाफट, और गेट उठा बाहर जा, दिख मत जाइए, डेली है। V1 की वैल्यू जल्दी बताओ, V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू कितनी होगी? अरे C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट कितना? C इक्विवेलेंट कितना? 8/6, 4/3 हो जाएगा। इनटू ड्रॉप कितना कराना है? 10 अपॉन किसके अक्रॉस ड्रॉप देख रहे हो? 4। क्या ये 10/3 आ गया? ये 10/3 यहां ड्रॉप हुआ, तो क्या 20/3 यहां ड्रॉप होगा? चार्ज आ गया सब पे। चार्ज कितना आ गया, जल्दी बताओ। चार्ज ऑन 4 फेरेड, 4 फेरेड पे चार्ज कितना आ गया? देखो पोटेंशियल ड्रॉप है 10/3, C की वैल्यू 4, कितना आ गया? 40/3। ऑब्वियसली सीरीज में जुड़े हुए हैं तो देखना इस पे भी सेम ही आना चाहिए। चार्ज ऑन 2 फेरेड, पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 20/3, कैपेसिटेंस कितना? 2, तो 20/3 इंटू 2 कितना हो गया? 40/3। क्या दोनों पे चार्ज सेम आना चाहिए था और सेम ही आया है? क्या पल्ले पड़ा? फर्स्ट पार्ट यही पूछा कि चार्ज बताओ, तो पहले चार्ज इतना था, बाद में चार्ज इतना हो गया। क्या समझ में आया? अगला क्या बोल रहा, सेकंड पार्ट, कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी से
कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी से, तो अभी पता है हमें कि पहले इस प्लेट पे चार्ज कितना था, बोलो 10, और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितना हो गया 40/3। हाँ कि ना? सेकंड पार्ट बता दो जल्दी से खुद ही। चार्ज फ्लोन कितना चार्ज फ्लो किया, पहले 10 था अब 40/3 हो गया, तो ये डिफरेंस जो है ये डिफरेंस ही चार्ज फ्लो किया होगा। कितना आ गया 10/3, ये आंसर आ गया 10/3 चार्ज फ्लो किया होगा इधर की तरफ ऐसे। पूछो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी 10/3 इंटू 10, क्या 100/3 हो जाएगा? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नहीं ये सेम ही होगा। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, दो केसेस हैं, दो केसेस दे रखे हैं, ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। पहले केस में कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है दे रखा है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दे रखा C, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज Q, इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है और इसका कैपेसिटेंस C है, ये दे रखा है, चार्ज Q है और इसका कैपेसिटेंस C है। आगे क्या बोला, सेकंड केस में एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है वो इंसर्ट किया जाता है। यानी सुनो, पहले ये सिचुएशन थी, पहले ये सिचुएशन थी, इसका कैपेसिटेंस C था, चार्ज Q था। अब क्या करा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा तो सिचुएशन ये बन गई, क्या पल्ले पड़ा? जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है, जो मटेरियल इंसर्ट करा उसका मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें चेंज होगी, इनमें से कौन कौन सी चीजें चेंज होगी ये बताना है, ठीक। अब इधर सुनो, सबसे पहले कैपेसिटेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? C डैश अगर मैं लिखूं, C डैश मतलब बाद वाला, तो बाद वाला कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो क्या K टाइम C हो जाएगा? जो पहले वाला था उसको K से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बाद वाला कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्या पहला पार्ट समझ में आया? दूसरा पार्ट कह रहा है चार्ज चेंज होगा कि नहीं होगा। अब चार्ज चेंज होने का मतलब यहां से चार्ज या तो जाए या आए, क्या यहां से कहीं चार्ज जा सकता है या आ सकता है? अरे बैटरी थोड़ी ना जुड़ी हुई है, या चार्ज जाए या आए, तो ना तो यहां से चार्ज जा सकता और ना चार्ज आ सकता। इसका मतलब Q डैश बाद का जो चार्ज होगा क्या वो इनिशियल चार्ज के बराबर ही होगा? होगा कि नहीं होगा? अब अगला पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ठीक है। हाँ बोला दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इधर सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस देखो एक मिनट, क्या चीज चेंज हुई है? क्या यहां से यहां Q चेंज हुआ? C चेंज हुआ? तो C इज इक्वल टू होता था Q बाय डेल्टा V, क्या यही होता था? सुनना, Q चेंज हो ही नहीं रहा, C तुम्हारा K टाइम्स बढ़ गया है, तो इसका मतलब डेल्टा V K टाइम्स कम हो गया होगा। क्या पल्ले पड़ा? अरे भाई इतना सिंपल सी तो चीज बता रहा हूं, यहां पे मैंने बोला C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, ये चीज सेम रह रही है, चार्ज बदल ही नहीं रहा। कैपेसिटेंस तुम्हारा बढ़ गया है K टाइम्स, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ा, इसका मतलब डेल्टा V K टाइम्स घटा होगा, हाँ कि ना? ये K टाइम्स बढ़ा मतलब ये K टाइम्स घटा है, K टाइम्स घटा है पोटेंशियल, इसका मतलब डेल्टा V डैश जो होगा क्या वो डेल्टा V बाय K हो जाएगा? जो बाद का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का K टाइम्स कम हुआ है। अगला एनर्जी, अब सुनो, क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? यहां से यहां क्या चीज चेंज नहीं हुई है? चार्ज। एनर्जी याद करो, एनर्जी के अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, Q² बाय 2C, हाफ CV²
और हाफ Q इंटू डेल्टा वी। क्या यही पढ़ा था? तो सुनना, इसमें से ये वाला फॉर्मूला अगर यूज कर लू मैं, या लास्ट वाला ये यूज कर लो, ठीक है, कोई भी यूज कर लो, मतलब दिख रहा है इधर। सुनो, अगर मान लो Q सेम रह रहा है, Q तो क्या रह रहा है? सेम। कैपेसिटेंस क्या हुआ? कैपेसिटेंस क्या हुआ? बढ़ा। K टाइम्स बढ़ा, इसका मतलब अगर ये K टाइम्स बढ़ा तो एनर्जी K टाइम्स घटेगी। क्या समझ में आया? तो एनर्जी अगर मैं E डैश लिखूं तो E डैश लिख सकता हूं पहले वाली एनर्जी बाय K। क्या समझ में आया? अगला इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सुनना एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? इधर देखो, यहां पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? यहां पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? डेल्टा वी Q बाय सी। हाँ कि ना? ठीक है, डेल्टा वी। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डेल्टा वी बाय के। हाँ कि ना? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E डैश हो गई। E शायद अपन ने एनर्जी भी लिखी है, एनर्जी को भी E लिखा है, तो इसको क्या करते अपन, एनर्जी को कुछ और सिंबल ले देते हैं, या एनर्जी पूरा लिख देते हैं। एनर्जी आफ्टर इज इक्वल टू एनर्जी बिफोर अपॉन के। ई से कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एनर्जी पूरा लिख दिया यहां पे, ये एनर्जी लिख दो। ठीक है, अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां दोनों प्लेटों के बीच में दूरी मान लो D। दोनों प्लेटों के बीच में दूरी कितनी मान लो? D। ध्यान सुनना, दोनों प्लेटों के बीच में दूरी मान ली D। तो बताओ डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिखोगे? E इंटू डी। E इंटू, यहां पे क्या लिखोगे? डेल्टा V डैश इज इक्वल टू E डैश इंटू D डैश। क्या D डैश चेंज हुआ क्या? वो तो वही का वही। क्या ये समझ में आया? अब सुनना, डेल्टा V डैश, जल्दी बताओ, डेल्टा V डैश, डेल्टा V बाय के। D चेंज हो ही नहीं रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुई? देखो ये चीज K से घट गई, ये चेंज हो ही नहीं रहा, तो E भी क्या होगा? K से घट गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया होगा? K से घट गया होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, इधर सुनो, इतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। एक मिनट ध्यान सुनना, डाइलेक्ट्रिक डालने से याद करो, डाइलेक्ट्रिक डालने का मतलब ये था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाला, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली कितने से घट जाएगी? K से। हाँ कि ना? पहले यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, तो अब वो K टाइम्स घट जाएगी। क्या ये समझ में आया? अरे डेल्टा V K टाइम्स घटा है, D घट नहीं रहा, तो E भी K टाइम्स घटा होगा। तो यहां से लिख सकता हूं सीधा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाद वाली E डैश जो है वो E बाय K होगी। लास्ट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका फॉर्मूला क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। याद है क्या? हाँ कि ना? अब सुनना, एनर्जी डेंसिटी का मतलब था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान सुनो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कैपेसिटर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है? ना एरिया चेंज हो रहा है, ना डी चेंज हो रहा, तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही। एनर्जी क्या हुई? एनर्जी क्या हुई है? बोलो भाई। K टाइम्स घटी है। एनर्जी क्या हुई है? K टाइम्स। और एनर्जी K टाइम्स घटी होगी तो एनर्जी डेंसिटी भी K टाइम घटी होगी। नहीं समझ में आया? तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी को अपन ने U से लिखा था, तो U डैश इज इक्वल टू U बाय K। इसका मतलब सारी चीजें घट रही है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और बाकी सारी चीजें क्या हो रही है? घट रही है। और एक चीज सेम रह रही है, क्या? चार्ज, बाकी सब घट रहा है। देखो ठीक है सर, इससे नहीं समझ में आया, मैं फॉर्मूले से बताओ। फॉर्मूले से भी आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये था वैक्यूम के लिए। किसके लिए? वैक्यूम। मीडियम के लिए निकालना है तो एप्सिलॉन R से गुणा कर दो। ठीक है, अब सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? K टाइम्स घटी है, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर बाय K स्क्वायर। क्या K से K उड़ गया? बचा क्या? 1 बाय K। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? ठीक है,
है, तो ये सारे पार्ट मैंने कराए। अब जब ये पार्ट मैंने कराए हैं तो ये खुद से करो। अब सुनना, जस्ट इसमें एक चेंज करा है, इसमें ये चेंज करा है कि पिछले वाले में ये बैटरी नहीं जुड़ी हुई थी, अब ये बैटरी जुड़ी हुई है। सुनना, पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चेंज करा है कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में अब ये बैटरी जोड़ रखी है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा। तो केस 1 ये, केस 2 ये। पहला ये सिचुएशन थी, बाद में ये सिचुएशन हो गई। अब बताना इनमें से क्या क्या चीज चेंज हुई। वही 6 के 6 चीजें लिखी दोबारा, फटाफट बताओ। हाँ जी बताएं। कैपेसिटेंस, अरे कैपेसिटेंस का क्या होगा? अगर मान लो पहले कैपेसिटेंस C था, अब कितना हो जाएगा? बोलो भाई, क्या डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता था? कितना हो जाता था? बोलो भाई, K टाइम्स, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम्स C, मतलब बाद वाला जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स C हो जाएगा। क्या पहला पार्ट समझ में आया? अगला पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब सुनो, पहले इस कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? मान लो बैटरी V की है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V। बैटरी वही की वही रह रही है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस V है? अरे यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का V, यहां का 0 तो यहां का V, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है V डैश जो है वो V के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्ट करी हुई है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अगला चार्ज, चार्ज चेंज होगा कि नहीं होगा? इधर सुनो, पहले इस पे चार्ज कितना होगा? अरे कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो चार्ज कितना होगा? CV। ये कितना होगा? माइनस CV। होगा कि नहीं होगा? अब कैपेसिटेंस कितना हो गया? KC, और पोटेंशियल डिफरेंस वही का वही है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? KCV, और ये माइनस KCV। समझ में आया क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज, सॉरी चार्ज जो है, बाद वाला चार्ज Q डैश जो होगा वो देख लो, बाद वाला चार्ज पहले वाले चार्ज का कितना हो गया? K टाइम्स। क्या समझ में आया? अगला एनर्जी। अब एनर्जी के 3 फॉर्मूले याद करो, Q²/2C, हाफ C डेल्टा V स्क्वायर। कौन सा लगा लोगे? हाफ C डेल्टा V स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा V तो क्या रह रहा है? सेम। डेल्टा V क्या रह रहा है? सेम। अगर डेल्टा V सेम रह रहा है, डेल्टा V सेम रह रहा है, तो एनर्जी देखो, एनर्जी लिखूंगा, एनर्जी लिख दूंगा हाफ C डेल्टा V का स्क्वायर। क्या चीज चेंज हो रही है? बोलो भाई, C कितना हो गया? K टाइम्स। क्या एनर्जी भी K टाइम्स होगी? होगी। इसका मतलब यहां से लिख सकता हूं कि एनर्जी E डैश जो होगी वो K टाइम्स E होगी। सॉरी, E वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो एनर्जी लिखता हूं इसको, एनर्जी डैश इज इक्वल टू K टाइम्स एनर्जी, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बोलो भाई, V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान ली D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां E लिख ली, तो E की वैल्यू कितनी आएगी? V/D। हाँ कि ना? यहां पे इधर सुनो, वापस से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में दूरी कितनी है? D। तो क्या अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा क्या वो V/D आएगी? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आया ही? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह रही है। लास्ट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जल्दी से बताओ, देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? एनर्जी चेंज हो रही है क्या? देखो एनर्जी K टाइम्स हो गई, एनर्जी K टाइम्स हुई, इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी भी K टाइम्स होगी। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर से भी देख सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्या E चेंज हो रहा है क्या? बोलो भाई, ये तो वैक्यूम के लिए, और मीडियम के लिए जाओगे तो किससे गुणा कर दोगे? एप्सिलॉन नॉट से। पल्ले पड़ा क्या?
ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, ये एप्सिलॉन आर आ गया नया, मीडियम में डालने के कारण एप्सिलॉन आर नया आ गया, तो एप्सिलॉन आर से बढ़ गई। क्या ये पल्ले पड़ा? समझ में नहीं आया? क्या ये पल्ले पड़ा? आ गए, इधर देखो, अब देखो वापस से यही क्वेश्चन है, इधर देखो, अब क्या कह रहा, कह रहा है ये कैपेसिटर, वापस से वही दो सिचुएशन है, इधर देखो, इधर सुने, ये केस 1, ये केस 2, ये केस सेकंड, इधर देखें, ये क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली शुरुआत में कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है किसी पोटेंशियल या बैटरी से, किसी बैटरी से इसको चार्ज कर दिया, ठीक है, मान लो ये बैटरी से अपन ने चार्ज कर दिया इसको, ठीक है, अब जब बैटरी से मान लो 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करो तो यहां चार्ज कितना आएगा, बोल लो भाई, CV, यहां कितना आएगा, -CV, क्या यही आएगा? अब कह रहा है इस बैटरी को यहां से निकाला, निकाल दिया, अच्छा बैटरी को जब यहां से निकालोगे ये चार्ज कहीं भग जाएगा? ये तो यहीं कहीं रहेगा, यहां से यहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो यहीं कहीं बैठा रहेगा, ठीक है। अब क्या करा, ये बैटरी हटा दी, अब इनके बीच की दूरी जो है, डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, सॉरी, दूरी जो है वो 2 गुना कर दी, पहले इनके बीच की दूरी d थी, अब दूरी जो है वो 2 गुना कर दी, या दूरी बढ़ा दी, सिंपल सा ये सोचो, ठीक है, 2 गुना कर दी या दूरी बढ़ा दी, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ा दी, तो क्या क्या चेंज होगा, कैसे कैसे चेंज होगा बताना, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ क्या क्या चेंज होगा इसमें से, जल्दी बताओ, कैपेसिटेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लो दूरी डबल कर देता हूं तो वैल्यू अपन देख पाएंगे, मान लो ये दूरी d थी, अब दूरी कितनी कर दी, 2d, ठीक है, दूरी डबल कर दी, तो कैपेसिटेंस जो होगा, देखो कैपेसिटेंस होता था एप्सिलॉन नॉट A/d, एप्सिलॉन नॉट तो वही का वही रहेगा, मीडियम वही का वही रह रहा है, एरिया वही का वही रहेगा, d क्या हो गया, बोलो भाई, d डबल, इसका मतलब कैपेसिटेंस, तो C डैश जो होगा वो C/2 हो जाएगा, क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा, अगला पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इधर सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दोगे, डेल्टा V इज इक्वल टू C, रुको, C इज इक्वल टू Q/डेल्टा V, इधर सुनो, यहां से यहां डिस्टेंस डबल करने से क्या चीज चेंज नहीं हुई है, बोलो भाई, चार्ज, चार्ज चेंज होने वाला नहीं, वो तो इस प्लेट पे CV है तो वह CV ही रहेगा, चाहे डिस्टेंस बढ़ाऊं घटाऊं कुछ भी करूं, क्या ये पल्ले पड़ा? तो चार्ज सेम रह रहा है, कैपेसिटेंस क्या हुआ है, कैपेसिटेंस आधा हुआ, इसका मतलब डेल्टा V डबल हो गया, तो डेल्टा V जो डैश जो होगा, डेल्टा V डैश जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा V का डबल,
अगला थर्ड पार्ट, चार्ज। चार्ज चेंज हो रहा है कि सेम है? सेम, चार्ज तो सेम रह रहा है, ठीक है। अगला एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी क्या लिख दोगे? क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू चेंज हो रहा है क्या? क्यू चेंज हो रहा है क्या? कैपेसिटेंस क्या हुआ? कैपेसिटेंस आधा, इसका मतलब एनर्जी डबल हो गई। तो मतलब एनर्जी फाइनल जो होगी वो इनिशियल एनर्जी की डबल होगी, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? बोलो भाई, चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। डेल्टा वी क्या हुआ? बोलो भाई, डी भी क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? सेम। डेल्टा वी 2 गुना हुआ, डी भी 2 गुना हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए डैश जो होगी वो ई रहेगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। अगला एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट, अब सुनना एक मिनट, या फिर इसको फॉर्मूला वाइज देखे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, हाफ चेंज नहीं हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट, क्या मीडियम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है क्या? तो एनर्जी डेंसिटी चेंज होने वाली सेम रहेगी। अब ये तो फॉर्मूले से देख ले सर, हमें फॉर्मूले से नहीं, हमें एनर्जी से भाग करके बताओ। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? वॉल्यूम डबल हुआ। वॉल्यूम क्या हुआ? एनर्जी क्या हुई? एनर्जी भी डबल हुई है, तो ये भी डबल, ये भी डबल, क्या वो 2 कट जाएगा? तो एनर्जी डेंसिटी में कोई फर्क आने वाला? ये चीज भी डबल हुई है, नीचे वाला भी डबल हुआ, इसका मतलब वो जो रेशो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है यू डैश जो है वो यू ही रहेगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अगला ये खुद से करो फटाक से। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में करा कि अगर बैटरी कनेक्टेड ही रखते और डिस्टेंस डबल करते तो क्या होता? बैटरी कनेक्टेड ही रखो, जैसे पिछले वाले में बैटरी हटा दी थी, इसमें बैटरी कनेक्टेड ही रखो, डिस्टेंस डबल करो, और ये सारी चीजें बताएं। 3 मैंने करा दिए, एक तो खुद से करो।
चलो इधर देखें, कैपेसिटेंस सी डैश, जल्दी बताओ। अरे डिस्टेंस डबल करोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या हुआ है? क्या कैपेसिटेंस आधा हो गया? क्योंकि कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, मीडियम चेंज हुआ नहीं, एरिया चेंज हुआ नहीं, डिस्टेंस डबल हुई, कैपेसिटेंस आधा हो गया। अगला पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी कनेक्टेड है तो चेंज होने वाला ही, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, वी डैश इज इक्वल टू वी, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। अगला चार्ज, चार्ज इधर सुनो, इस पे पहले चार्ज होगा सीवी, अब सी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? बोलो भाई, सी क्या हुआ? सी आधा हुआ तो चार्ज भी आधा हो गया होगा। अब इस पे चार्ज सीवी बाय 2 हो गया होगा, ठीक है। तो चार्ज भी क्यू डैश जो होगा, क्यू डैश जो होगा वो क्यू बाय 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू इज इक्वल टू होता है सी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी चेंज नहीं हो रहा, सी आधा हुआ तो क्या चार्ज भी आधा हो गया, क्या ये पल्ले पड़ा? अगला एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी को लिख सकते हो हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर, जल्दी बताओ। डेल्टा वी चेंज, सी आधा हुआ तो मतलब एनर्जी भी आधी हो गई। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी बताओ। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे डेल्टा वी बाय डी, क्या यही लिखोगे? अब सुनना, डेल्टा वी चेंज हो रहा है क्या? डिस्टेंस डबल करो, डिस्टेंस डबल करो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हो गई। अगला एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इधर सुने, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम क्या करा? बोलो भाई, वॉल्यूम डबल हुआ, एनर्जी आधी, एनर्जी आधी हुई, वॉल्यूम डबल हुआ, क्या एनर्जी डेंसिटी 1/4 हो गई? तो यहां से दिख गया कि यू डैश जो होगा वो यू बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आएंगे। अब एक चीज सुनो, इन चारों प्रॉब्लम में जो पीछे वाले चारों क्वेश्चन कर रही है, ये देखो, इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो क्या चीज सेम रहेगी? चार्ज। हमेशा के लिए सिर्फ याद रखो कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो क्या चीज सेम रहने वाली? चार्ज। उनके बीच में डायलेक्ट्रिक डालो, डिस्टेंस बढ़ाओ घटाओ, कुछ भी कर लो, चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब बैटरी कनेक्टेड है तो क्या चीज सेम रहेगी? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला, समझ में आया? ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखो, बाकी सब चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें यही ध्यान रखनी है कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट रह रहा है, और बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? इसमें भी यही, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट है, इसमें बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक। आगे चलते, इधर देखें, नेक्स्ट बोला है सिस्टम का कैपेसिटेंस बताओ। ये तो बता दो मेरे को फटाक से, कैपेसिटेंस का सिस्टम, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताओ। एरिया ए है, ये दे रखा है सब कुछ, बाकी ठीक है। जल्दी बताओ कैपेसिटेंस फटाफट से, ओरल है, जल्दी बोलो। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के, क्या यही हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट पार्ट तो यही पूछा जो कल पढ़ा दिया था, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाओ। मतलब यहां से यहां तक जैसे जैसे दूर जा रहा हूं, इस प्लेट से जैसे जैसे इस प्लेट की तरफ आ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी कैसे बदल रही, ठीक है। और क्या बताना है? पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। इसका मतलब 2 ग्राफ बताना है मेरे को। पहला तो ग्राफ ये बताना है कि जैसे जैसे इधर जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदल रही है, दूसरा बताना है जैसे जैसे इधर जा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बदल रहा है। क्या बोला, समझ में आया? पहला ग्राफ बना रहा हूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे बदल रही है। अब सुनना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं ई नॉट, इस पॉइंट पे, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट जाऊं, इस पॉइंट जाऊं, इस पॉइंट जाऊं, इस पॉइंट जाऊं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी? बोलो भाई, कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक यहां नहीं पहुंच जाता। हाँ कि ना? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कितनी? ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? बोलो भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों प्लेटों का मिलाओगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, कब तक? जब तक उस डाइलेक्ट्रिक तक नहीं पहुंच जा रहे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रह रहा है। ऐसे कब तक? जब तक यहां नहीं पहुंच गया। ये दूरी मान लेता हूं कुछ, ये दूरी कितनी होगी, कुछ मान लेता हूं x1, ठीक है। तो x1 तक जब तक नहीं पहुंचा तब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रही और वैल्यू कितनी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्या ये समझ में आया? उसके बाद जैसे आगे जाऊंगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जो बाहर वाली है उससे कितनी कम? क्या k टाइम्स कम हो जाएगी? पर रहेगी यहां पे अभी भी क्या, यहां पे हर जगह सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कुछ कम हो जाएगी, और कम कितनी हो जाएगी ये बता पाओगे? बताओ कितनी होगी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो बाहर वाली, उसको k से डिवाइड कर दोगे, क्या ये हो जाएगी? ये बाहर, ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू k। के पल्ले पड़ा। फिर आगे वापस यहां जाऊंगा, फिर से बाहर आ गया मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कितनी होगी? क्या फिर से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी? तो फिर से यहां पे बाहर गया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गई। ये क्या ये ग्राफ समझ में आया? क्या ये ग्राफ समझ में आया? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रही होगी, ठीक है। सेकंड ग्राफ जो बोला वो पोटेंशियल वर्सेस आर का बोला, पोटेंशियल वर्सेस आर। ध्यान से देखना इस ग्राफ को। अब ये ग्राफ इस चैप्टर का नहीं है, ये ग्राफ एक तरह से ऐसे समझो, इलेक्ट्रोस्टैट में E वर्सेस आर ग्राफ दिया होता था तो उससे V वर्सेस आर ग्राफ बना सकते थे, या E दिया होता था तो V निकाल सकते थे। कैसे निकालते थे? E और V में कुछ रिलेशन था। E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। कैसा था? हाँ कि ना? याद करो, VR ग्राफ में कुछ लिखाया था इलेक्ट्रोस्टैट में, जल्दी बताओ। VR ग्राफ में स्लोप का नेगेटिव क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था? ऐसा इलेक्ट्रोस्टैट में लिखाया है, क्योंकि ये ऐसा होता है, देखो E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। इसका मतलब क्या है? VR ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप का नेगेटिव क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा? हाँ कि ना? ये चीज यही बता रही है कि VR ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप का नेगेटिव, टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव E देगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ठीक है। अब सुनो, हमें क्या चीज पता है इसमें से? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे सही है, मतलब मुझे टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव पता है, टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव पता है। ठीक है। अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? बोल लो भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर? इधर से इधर। इसका मतलब यहां हायर होगा पोटेंशियल, यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, बताओ क्या बताऊं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है, हाँ कि ना? तो उस प्लेट से स्टार्ट होऊंगा और इधर की तरफ मूव करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, इसका मतलब पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अच्छा, पोटेंशियल कम हो रहा होगा। इधर सुनना, E की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, माइनस उधर ले जाऊं, माइनस उधर ले जाऊं तो देखो dv बाय dr आया माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी वीआर ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। वीआर ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप कितना आया? माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस स्लोप है, स्लोप माइनस है, इसका मतलब एंगल 90 से ज्यादा होगा तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ। पोटेंशियल धीरे 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 घट रहा होगा। क्या ये समझ में आया? उसके बाद अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू ज्यादा कि ये वैल्यू ज्यादा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ज्यादा कि सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट ज्यादा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ज्यादा। अब सुनना, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ज्यादा कि माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के ज्यादा? माइनस सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना एक मिनट। dv बाय dr जो है सेकंड में, सेकंड इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना? तो dv बाय dr कितना आएगा? इनको तीन रीजन में बांट रहा हूं। पहला रीजन, रीजन 1, दूसरा रीजन क्षेत्र, रीजन मतलब क्षेत्र, ठीक है, तीसरा रीजन पहले रीजन में dv बाय dr कितना आया? माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं आया? दूसरे रीजन में dv बाय dr कितना आया? माइनस सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। अब ये बताओ dv बाय dr किस में ज्यादा है? स्लोप किस में ज्यादा है? भाई ये बहुत इजी सी चीज पूछ रहा हूं। स्लोप इधर सुनो, ये लिखा हुआ -2, ये लिखा हुआ माइनस का 1, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ -2, तो ये क्या लिखा हुआ? माइनस का 1, तो कौन सा ज्यादा होगा? -1, मतलब इसका स्लोप ज्यादा होगा। इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ज्यादा होना है, स्लोप ज्यादा होना है, इसका मतलब ये ज्यादा लेट जाएगी ऐसे, ठीक है, ये लाइन ज्यादा ऐसे लेट जाएगी तो ये ऐसे बन जाएगी। क्या ये समझ में आया? ये तो सुनना, ये लाइन का स्लोप ज्यादा है कि ये लाइन का स्लोप ज्यादा है? पहली दूसरी? स्लोप भाई बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था। ये लाइन का स्लोप ज्यादा है कि ये लाइन का? पहली का कि दूसरी का? पहली का ज्यादा है और दूसरी का कम है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो यहां पे अगर मैं पूछूं ये दोनों लाइन है, पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, किसका स्लोप ज्यादा है? दूसरी का, और पहली का स्लोप कम है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो ये स्लोप ज्यादा है और ये स्लोप कम है। क्या पल्ले पड़ा? नहीं पल्ले पड़ा तो मैं रटवा देता हूं। रटवाने का मतलब ये है, देखो जहां डाइलेक्ट्रिक आएगा और जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा लाइन उतनी लेटेगी। अरे अब ये 2-3 भर दूंगा तो अभी देखना कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने सिंपल सा ये रटवाया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना बढ़ता जाएगा लाइन उतनी लेटती जाएगी। क्या बोला? समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अनंत तो लाइन ऐसे हो जाएगी फ्लैट। ये समझ में आया? और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अनंत किसके लिए होता था? कंडक्टर के लिए। और कंडक्टर में पोटेंशियल हर जगह क्या होता है? सेम। तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, इसका मतलब लाइन ऐसी बन जानी चाहिए। तो उड़ेगा तुम्हारा। ये समझ में आया क्या? अब अगला,
नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला यहां देखो वापस थर्ड रीजन में देखो तो थर्ड रीजन में फिर से क्या सेम यही स्लोप आएगा? यानी यही लाइन वापस से यहां बना दो, सेम स्लोप वाली लाइन यहां बना दो। यस है। ये ग्राफ कितनों को समझ में आया? रटना क्या है, मैंने क्या बोला? जितना ज्यादा के लाइन उतनी ज्यादा लेट जाएगी। ये समझ में आया? अब ये मैंने करा दिया, ये खुद करो, ग्राफ बनाओ फटाफट। पहले तो इसका कैपेसिटेंस बताओ, फिर ईआर ग्राफ बनाओ, फिर वीआर ग्राफ बनाओ, फटाफट करो। K1 ग्रेटर देन K2, K1 ग्रेटर देन K2 ये लिख लेना भाई, ये मिस है यहाँ पे। कहाँ गया रे? हाँ, K1 ग्रेटर देन K2। करो करो जल्दी करो फटाक से। हाँ जी, कर लिए क्या? आवाज ही नहीं है क्या? कर लिए क्या? देखो कैपेसिटेंस तो निकाल दिया होगा, मजाक है, मास्टर इतना अच्छा तो पढ़ा रहा है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी माइनस T1 माइनस T2, क्या घटा दिए? प्लस जोड़ना है क्या? T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, क्या ये आंसर आ जाएगा? कैपेसिटेंस तो ये आ गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? E वर्सेस R, तो जल्दी से बना दो E वर्सेस R। तो देखो पहले तो E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर E K1 टाइम्स कम हो गया होगा, ये आ गया, फिर E बोलो भाई, क्या फिर से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का K2 टाइम्स कम हो जाएगा। पर K1 और K2 में से कौन ज्यादा था? K1, मतलब इसमें घटोतरी ज्यादा हुई होगी, इसमें कम घटा होगा। इसमें कम घटा होगा मतलब ऐसा, इससे ये ऊपर रहेगा, ठीक है। देन अगला लास्ट वापस से सेम हो जाना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसा ग्राफ बनायो? हाँ कि ना?
ठीक है, अगला V वर्सेस R बनाए होंगे। अब तुम सारे इंटेलिजेंट हो गए हो, अभी तो रटवाया, जितना ज्यादा K लाइन उतनी लेट जाएगी। तो ये लाइन पहले ही बनाई, इधर सुनो, लाइन ये बनाई, ये K सबसे ज्यादा इसी का है, तो क्या लाइन सबसे ज्यादा यहां ही लेटेगी? ये लेट गई, ठीक है। फिर आगे, फिर वापस वैसी ही होगी, E की वैल्यू वही सेम होगी, मतलब लाइन उतनी की उतनी वापस हो जाएगी वैसी सेम। अब देखना, ये वाली लाइन और ये लाइन क्या है? सेम, पैरेलल है ये लाइन, ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल, सेम एंगल बनाएगी। आगे फिर इसके बाद वापस से लेटेगी, पर इससे कम लेटेगी। इसमें से स्लोप किसका ज्यादा है? कंपेयर कर लेना, स्लोप किसका ज्यादा है? किसका स्लोप ज्यादा है? अरे जो ज्यादा लेटी है उसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, ठीक। देन आगे फिर वापस से लाइन वही हो जाएगी ऐसे। क्या ऐसा ग्राफ बनायो? ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनाए होंगे, ठीक है। अब सुनो, अगले दो क्वेश्चन जो है वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, पर हर किसी को समझ में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, और वो तुम पे है कि तुम समझना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो। इधर देखो, पर हैं अच्छे क्वेश्चन, कंसेप्चुअली कोई कैलकुलेशन नहीं है, पर कंसेप्चुअली अच्छे क्वेश्चन है। इधर देखो, ये क्या कह रहा, अगर K1 बड़ा है K2 से तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बस इतना ही पूछा है, ठीक है। देखो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में एक ये मीडियम भरा है K1, ये मीडियम भरा है K2, ठीक है। बोल रहा है K1 ज्यादा है K2 से, K1 ज्यादा है K2 से, तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, यहां पे, यहां सुनो, पहली चीज तो इधर देखो, इस प्लेट पे अगर मैं चार्ज Q दूंगा, ध्यान सुनना, इस प्लेट पे चार्ज Q दूंगा तो वो चार्ज Q यूनिफॉर्मली फैलेगा या ऊपर वाले पे ज्यादा नीचे वाले पे कम, ऐसा कुछ होगा क्या? पहले तो ये बताओ जल्दी से, वो चार्ज Q जो दूंगा क्या वो ऐसा है क्या, ऊपर वाली ज्यादा अच्छी लग रही है प्लेट तो इस पे ज्यादा फैल गया और इस पे कम फैल गया, क्या ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। ये चार्ज Q दूंगा तो वो ऊपर भी Q/2 फैलेगा और यहां पे भी Q/2 ऐसा यूनिफॉर्म फैलेगा। अगर वो यूनिफॉर्म फैला है इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, हां कि ना? और वो कितनी होगी? तो मान लो जब ये डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक नहीं थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 थी, तो अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बोलो भाई, E0/K1। क्या ये समझ में आया? अब देखना, ये Q दिया तो यहां पे -Q दिया होगा, -Q दिया तो ये -Q भी यूनिफॉर्म फैलेगा, हां कि ना? और ये -Q यूनिफॉर्म फैला तो यहां फील्ड कितनी होगी? E0/K2। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई? जवाब दो, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई? बोलो भाई, K1 ज्यादा है K2 से, इसका मतलब ये टर्म ज्यादा बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में ज्यादा है फर्स्ट वाले रीजन से, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो यहां समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाले रीजन में जो है फर्स्ट वाले रीजन से ज्यादा है। अब देखना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा V1 है और यहां पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। पोटेंशियल डिफरेंस V1 को क्या लिख पाओगे? V1 लिख पाओगे E1 इंटू D/2। क्या ये पल्ले पड़ा? ऐसा लिख सकता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस V2 क्या लिख पाओगे? E2 इंटू D/2। क्या ये तो D/2 ही है? E1 और E2 में कंपेयर करो, बोलो भाई, क्या E2 ज्यादा है? और E2 ज्यादा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा,
तो V2 यहां से पता पड़ रहा है कि V2 जो है वो ज्यादा है V1 से, ये ठीक। अब वो समझ में आ भी गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी वो। ये पूरा सुनो, वो जो थोड़ा सा पार्ट वहां जो हिंट दिया था वो यहां काम आएगा, इधर सुनना। अब ये दोनों जो है वहां डाइलेक्ट्रिक किस में रखे हुए थे? सीरीज में। किस में थे? सीरीज में। यहां ये डाइलेक्ट्रिक किस में? पैरेलल में। अब यहां पे भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन बोला कि E1 E2 V1 V2 ये सारा कंपेयर करना है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। सिग्मा 1 मतलब यहां चार्ज डेंसिटी, सिग्मा 2 मतलब यहां चार्ज डेंसिटी। तो पहली चीज तो ये कि अगर मैं इसको चार्ज क्यों दूंगा, चार्ज क्यों दूंगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज क्यों यूनिफॉर्म नहीं फैलेगा। चार्ज क्यों यूनिफॉर्म फैलने वाला? यूनिफॉर्म ना फैलने का मतलब मैं ये नहीं, ये कह रहा हूं कि यहां Q/2 और यहां Q/2 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मेटल प्लेट पे ऐसा चार्ज फैल सकता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट इधर सुनना। यहां मेटल प्लेट है, इसका मतलब यहां क्या चीज सेम रहेगी? क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल। मेटल प्लेट पे हर जगह पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सेम। यहां हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा पोटेंशियल। यहां से यहां का कुछ अलग रहेगा? अब बोल लो भाई। तो यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, हर जगह सेम। यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, हर जगह का सेम। तो यहां जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होना चाहिए? ये V1 मान लेता हूं, ये V2 मान लेता हूं, तो ये पता पड़ रहा होगा गारंटेड कि V1 और V2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों प्लेटों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? V1 को क्या लिख सकता हूं? V1 लिख सकता हूं E1 इंटू डी। अरे यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, हाँ के ना? V2 क्या लिख सकता हूं? E2 इंटू डी। इसका मतलब यहां से क्या आ गया? E1 और E2 दोनों बराबर है। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इसके अंदर और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेम है? ध्यान सुनना, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गई। अगर वो Q/2 फैलता तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होती। अगर ये यहां पे सुनो, ये प्लेट है, ये प्लेट थी पूरी, ये इस प्लेट को मैंने दो भागों में ऐसा बांट रखा है, वो पूरी एक ही प्लेट। अब सुनना, इसको चार्ज क्यू दिए, तो मैं कह रहा हूं यहां पे चार्ज कुछ क्यू आएगा और यहां चार्ज कुछ क्यू माइनस क्यू आएगा, अलग अलग चार्ज आएंगे, ठीक है। अलग अलग चार्ज आएंगे तो यहां पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। यहां चार्ज डेंसिटी होगी स्मॉल क्यू बाय ए, यहां चार्ज डेंसिटी होगी क्यू माइनस क्यू बाय ए। और चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी मतलब यहां फील्ड इसकी अलग होगी, यहां फील्ड इसकी अलग होगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अरे समझ में आ रहा? तो अब यहां एक मिनट सुनना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में कौन ज्यादा होना चाहिए? सोचो, के कौन सा ज्यादा है? बोलो भाई। K1 ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा घटी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह क्या होनी? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह क्या होनी है? सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम होनी है, यहां ज्यादा मात्रा से घटेगी, यहां कम मात्रा से घटेगी, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रही होगी, मतलब यहां पे सिग्मा ज्यादा रहा होगा और यहां सिग्मा कम रहा होगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ठीक है, तो यहां का सिग्मा ज्यादा रहेगा, मतलब सिग्मा 1 जो है वो ज्यादा रहेगा सिग्मा 2 से।
ठीक है, मतलब यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगी, ये ऑप्शन हो जाना चाहिए। क्या करेगा? हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भरे हुए डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेगा। हाँ, वहाँ पिछले केस में क्या था, डाइलेक्ट्रिक की लेयर सेम थी उस कैपेसिटर के पास में। अगर यहाँ पे भी अलग अलग कर दूंगा, इधर सुनो, इधर इसको अलग अलग बांट दूं ऐसे, यहाँ K1 कर दूं, यहाँ K3 कर दूं, यहाँ K2 रखूं, तो यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएंगे। सन्नाटा, थोड़ा सा घूरना और आ जाएगा समझ में। ठीक, इधर देखें, इधर देखें, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कैसे इंसर्ट किया जाता है या कैसे रिमूव किया जाता है, देखना इधर। इधर सुने, इस प्लेट की वजह से यहां पे फील्ड, इस प्लेट की वजह से यहां पे फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, यानी इस सतह की वजह से। ऑब्वियसली इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई। इसकी वजह से भी यहां पे कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, मतलब नेट यहां पे फील्ड कितनी बन गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब सुनना, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिजल्ट लाए ये अपन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट किसका रिजल्ट था, एक इनफाइनाइट प्लेट का। किसका? इनफाइनाइट प्लेट का। तो अपन जो अभी तक रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें मान रहे हैं कि प्लेटें बहुत बड़ी है। अभी तक जो भी कैपेसिटर पढ़ा उस पूरे कैपेसिटर में अपन ने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ये यूज कर रहे थे। और ये तभी यूज कर पाओगे जब ये माने हो कि प्लेटें बहुत बड़ी है। प्लेटें क्या है? बहुत बड़ी। इस दूरी के कंपैरिजन में अगर प्लेटें बहुत बड़ी है तो वो रिजल्ट यूज कर सकते हो। क्या बोला, समझ में आया? पर रियल लाइफ में तो प्लेटें बहुत बड़ी होती नहीं है। कैपेसिटर कितना बड़ा बनाओ, इतू सा था। अरे दिखाए थे ना उस दिन जब फर्स्ट लेक्चर था, दिखाया था उसमें कैपेसिटर कितने तो उसमें प्लेटें इनफाइनाइट तो नहीं होंगी, ठीक है। और इनफाइनाइट नहीं होगी तो सुनना, अगर ये शीटें, ये जो शीट है अगर इनफाइनाइट है तो इसके अंदर फील्ड लाइन ऐसे होगी। अगर ये शीट इनफाइनाइट है तो फील्ड लाइन ऐसे होगी, अंदर ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की। क्या लिखा पढ़ो। अगर प्लेट्स बहुत बड़ी हैं तो EFL क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह की दिखेंगी। अगर प्लेट्स बहुत बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की दिखेगी। पर अगर प्लेट्स फाइनाइट है, प्लेट्स फाइनाइट है जो कि रियल लाइफ में होगी,
प्लेट्स फाइनाइट होगी तो फील्ड लाइन कैसी दिखेगी, ध्यान सुनना। मान लो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, अगर ये प्लेट्स फाइनाइट है, प्लेट्स फाइनाइट है तो फील्ड लाइन ऐसी होंगी, देखना। सर सेम ही बना दी, सेम नहीं बनाई, अब ध्यान सुनना। यहां पे यहां से लेके यहां तक फील्ड लाइन हमेशा ऐसी ही दिखेगी पूरी, पर अगर प्लेट्स फाइनाइट हुई तो एजेस पे, कॉर्नर पे जाके क्योंकि प्लेट यहां खत्म हो रही होगी, प्लेट खत्म हो रही होगी, इसका मतलब ये फील्ड लाइन जो होगी वो ऐसे हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। ऐसे फील्ड लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो रियल कैपेसिटर की फील्ड लाइन कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक। इसमें क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ रहा? क्या बताया मैंने? बताया अगर वो इनफाइनाइट है तो यहां से टॉप से लेके एंड तक फील्ड ऐसी ही होगी, यूनिफॉर्म हर जगह, पर यहां पे बीच में तो यूनिफॉर्म रहेगी, पर यहां साइड में यूनिफॉर्म रहने वाली, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। फ्रिंजिंग इफेक्ट, ये इफेक्ट कब नजर आएगा? जब प्लेट फाइनाइट साइज की हो। प्लेट क्या हो? फाइनाइट साइज। अब ध्यान से सुनना, इधर देखो, इधर देखें। अब क्या करा मैंने, ये डाइलेक्ट्रिक है मीडियम, ये मीडियम लाके यहां छोड़ दिया, ठीक है। ये मीडियम लाके यहां छोड़ दिया, क्या होगा? मीडियम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, पर इस मीडियम का कितना रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है? क्या ये ऊपर का छोटा सा इतना ही रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड में आया? तो ये मीडियम का इतना पोर्शन फील्ड में आया, इसका मतलब इसमें चार्ज, यहां पे इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा? डाइलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और यहां कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। हाँ कि ना? चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इतना ही रीजन में आएगा? जैसे जैसे ये डाइलेक्ट्रिक अंदर जाता जाएगा, चार्ज यहां पे इंड्यूस होते चले जाएंगे। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब ध्यान सुनना, चार्ज यहां इंड्यूस हो रहे हैं, इधर देखें, चार्ज यहां इंड्यूस हो रहे हैं, यहां चार्ज इंड्यूस हो गए। इस फील्ड के कारण इस पे फोर्स, इस फील्ड के कारण इन चार्जेस पे फोर्स ऐसे लगेगा, हां कि ना? और इस फील्ड के कारण इन पे फोर्स ऐसे लगेगा, यानी इस डाइलेक्ट्रिक पे इक्वल एंड अपोजिट ऐसा फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जीरो हो गया। यानी ये डाइलेक्ट्रिक यहां ले जाकर छोड़ दोगे, ये यहीं कहीं पड़ा रहेगा। समझ में आया? मैं मान नहीं रहा हूं कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी के कारण तो फिर नीचे खिसक के आ जाएगा, पर हॉरिजॉन्टल में देखो, ऐसे प्लेटें ऐसे रखी हुई है, सुनो, ऐसे टेबल पे ऐसे प्लेटें रखी हुई है, और डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट कराओ और छोड़ दो तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वो कहीं जाने वाला, क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो है। पर अगर यही मीडियम, ध्यान सुनना, यही मीडियम यहां इंसर्ट कराऊं तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ये मीडियम यहां लाके रख दिया बाहर, क्या इसमें चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? चार्ज इंड्यूस क्यों होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बाहर, कॉर्नर्स पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या बोला? समझ में आया? और कॉर्नर पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और यहां कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव। अब इन नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा? देखना, इस नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के अपोजिट। इन नेगेटिव पे फोर्स जो लगेगा वो लगेगा फील्ड के अपोजिट, ऐसे। क्या समझ में आया? और इन पॉजिटिव पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फील्ड के अलोंग, ऐसे। तो ये फील्ड, ये फोर्स के ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, पर ये वाले कंपोनेंट, इसको क्या
डाइलेक्ट्रिक को अंदर खींच लेंगे। तो रियल लाइफ में कैपेसिटर हमेशा क्या चाहता है कि मेरे अंदर डाइलेक्ट्रिक आ जाए। क्या बोला, समझ में आया? यानी इधर सुनना, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के लिए तुम्हें कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, पर डाइलेक्ट्रिक बाहर निकालना होगा। अगर ये डाइलेक्ट्रिक बाहर खींचना होगा तो मेरे को कार्य करना पड़ेगा, मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने आप वो बाहर आने वाला नहीं है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब सुनना, एक मिनट ध्यान सुनना। ये डाइलेक्ट्रिक जस्ट ऐसे अंदर यहां ले जाके पास में छोड़ दूं, क्या होगा इसका, फटाफट बताना एक मिनट। ये अंदर चले जाएगा। अब सुनना, फोर्स ऊपर लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे अंदर जाएगा वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब ये इंक्रीजिंग स्पीड के साथ अंदर एंटर करेगा। ये यहां जाके रुक जाएगा क्या? ये यहां रुकने वाला नहीं, क्योंकि इसमें जैसे जैसे इधर जाता जा रहा है, अंदर जाता जा रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, पूरा फिट हो गया। अब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, क्योंकि कंटिन्यूअसली जैसे जैसे अंदर जा रहा है इसकी स्पीड तो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब ये पूरा फिट हुआ, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। उसके बाद क्या होगा, ये बाहर खिसकेगा, अरे ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा, ध्यान सुनना, जब ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा तो देखना डाइलेक्ट्रिक ऐसे ऊपर गया, ऐसे डाइलेक्ट्रिक ऊपर गया। यहां चार्ज देखना, यहां चार्ज नेगेटिव, यहां चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव पे फोर्स ऐसे, नेगेटिव पे फोर्स फील्ड के अपोजिट ऐसे। क्या ऐसे लगेगा? तो ये फिर से कैपेसिटर फिर इसको अंदर पुल कर रहा है। क्या बोला, समझ में आया? तो ये ऐसा ऑसिलेशन करेगा। क्या ये समझ में आया? अब सुनना, ये फोर्स की कैलकुलेशन मैं नहीं करके दिखा रहा हूं कि फोर्स कितना होगा, पर फोर्स की वैल्यू मैं बता रहा हूं। ये फोर्स जो लगेगा फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू मैं बता रहा हूं, और वो कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा कि फोर्स कितना आएगा। अगर किसी को चाहिए कैलकुलेशन तो वो भी कर दूंगा, ठीक है। पर ये समझ में आना चाहिए पहली चीज, इधर सुनना, ये ऐसे इंसर्ट होगा, ऐसे जाएगा ऊपर और फिर वापस ऐसे आ जाएगा। ये ऑसिलेशन होगा, पर ये एसएचएम नहीं है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। ये ऑसिलेशन है पर ये एसएचएम नहीं है, ठीक है। हर ऑसिलेशन एसएचएम थोड़ी ना होगा। जैसे पेंडुलम ऐसे घूमता है, इधर सुनो, पेंडुलम ऐसे घूमता है, ठीक है। पेंडुलम मान लो यहां से 30 डिग्री से छोड़ दिया, कितने डिग्री से, 30 डिग्री से ऐसे ऐसे तो घूमेगा, पर क्या एसएचएम है क्या? ये एसएचएम जो है पेंडुलम का वो स्मॉल डिग्री पे है, 5-7 डिग्री। 30 डिग्री से पेंडुलम छोड़ दोगे तो वो एसएचएम होने वाला, वो ऑसिलेशन है पर एसएचएम नहीं है। सेम चीज यहां पे भी ऑसिलेशन होगा पर ये एसएचएम नहीं होगा। क्या ये फिनोमिना समझ में आया? कितनों को पल्ले पड़ा ये? ठीक है। अब सुनो, ये फोर्स की वैल्यू जो है, मैं फोर्स की वैल्यू बता देता हूं। अरे इधर सुनो, ये
इधर सुने, ये ऐसा कुछ है कि ये कैपेसिटर की प्लेट थी, ये ऐसे, ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये प्लेट में ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। ये दूरी जो है, ये दूरी मान लिया अपन ने डी, ठीक है, ये दूरी डी है, और ये लंबाई जो है, ये लंबाई मान ली अपन ने एल, ये कितनी मान ली एल, ठीक है, ये दूरी डी है, ये लंबाई एल है, और इस कैपेसिटर को अपन ने मान लो ये बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये ऐसे, समझ पा रहे होंगे कैसे कनेक्ट कर रखा है, ऐसे, ठीक। अब ऑब्वियसली ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो अंदर की तरफ पुल हो रहा होगा, जो कैपेसिटर फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, ऐसे एफ कैपेसिटर, वो कितना लगा रहा है, तो वो ध्यान रखो, वो लगा रहा है v²/2 एप्सिलॉन नॉट L/d इंटू k - 1। ये फोर्स ध्यान रखना, इधर सुना, v², ये बैटरी जो लगी हुई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, ये v चेंज होने वाला है क्या? बैटरी लगी हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कभी भी चेंज होने वाला, ठीक है। तो ये v कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स क्या है? फोर्स इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि डाइलेक्ट्रिक कितना इंसर्ट हुआ है, वो थोड़ा सा इंसर्ट हो चाहे हाफ इंसर्ट हो, कितना भी इंसर्ट हो, फोर्स सेम आ रहा है। फोर्स क्या आ रहा है? सेम। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट आया, ध्यान सुनना, फोर्स कांस्टेंट आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे इस डाइलेक्ट्रिक का? अगर एक्सेलरेशन निकालना तो फोर्स पता है, इसका मास दे दिया जाए, क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? फोर्स बाय मास से एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया, इसके बाद काइनेमेटिक्स की ये तीनों इक्वेशन है वो लगवा सकता है। यहां बता दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा वो खुद का दिमाग लगाओ। ये तीनों इक्वेशन है लगवा सकता है जैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया। अब सुनना, यहां इंटरेस्टिंग चीज, ये बोला डाइलेक्ट्रिक यहां से छोड़ा था, जब यहां पहुंचा तो बताओ डाइलेक्ट्रिक स्पीड, ठीक है। अब सुनना, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0, डाइलेक्ट्रिक छोड़ा, इनिशियल स्पीड 0 है। एक्सेलरेशन ये रहा, ये बाय मास, हाँ के ना? डाइलेक्ट्रिक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? L, क्या स्पीड आ जाएगी? ये समझ में आया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सुनना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहां से यहां तक जाने का टाइम, यहां से यहां तक जाने का टाइम, यहां से वापस यहां आने का टाइम, और यहां से यहां आने का टाइम सेम होगा। क्या होगा? सेम, ठीक है। तो वो टाइम भी पूछ सकता है कि टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। अब ये काइनेमेटिक्स के सवाल हैं, इसके बाद तो सिर्फ ये कैपेसिटर का इतना ही यूज है, ये कि फोर्स इतना लगाता है, और वो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि V नहीं बदल रहा, बैटरी कनेक्ट कर रखी है इसलिए V नहीं बदल रहा। अच्छा, बैटरी कनेक्ट नहीं होती तो क्या होता? क्या फोर्स कांस्टेंट रहता? फोर्स यही आता, पर ये V वेरिएबल होता। ये V क्या होता? वेरिएबल, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होता। क्या बोला, पल्ले पड़ा? बैटरी कनेक्ट नहीं होती तो क्या चीज कांस्टेंट रहती? अभी पढ़ाया हुआ सारा, चार्ज कांस्टेंट रहता। ध्यान सुनना, V डेल्टा V इज इक्वल टू लिख दूंगा Q/C। चार्ज तो कांस्टेंट रहता, पर C बदलता। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर आता, C क्या होता? बदलता, बढ़ता। C क्या होता? बढ़ता। C बढ़ता तो डेल्टा V घटता, डेल्टा V घटता तो ये फोर्स वेरिएबल होता। आंसर यही होता अभी भी, पर वो V वेरिएबल था। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन, अच्छा कोई क्वेश्चन बनाना होगा तो वो दे देगा, मतलब इस पे कोई अजीब गरीब कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बचता है इसमें आरसी सर्किट, कैपेसिटर में आरसी सर्किट।
इसको कल करेंगे, ठीक है। अच्छा कल क्या तारीख है? कल 7 है, ठीक है। तो कल है ना 8:30 पे आना। टारगेट वालों कह रहा हूँ, ठीक है, 8:30 पे आना, ठीक है। इसको आरसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जाओ।